हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु निपिन भटनागर अपने नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हूँ। इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, कैसे उनको निकालते हैं, तो वो हमने डिस्कस किया था। उसी को हम फर्दर आगे लेकर के चलेंगे। कुछ और डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़, कुछ अलग अलग भौतिक राशियों की विमीय सूत्र क्या है, कैसे उनको फाइंड आउट किया गया है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, डायमेंशनल एनालिसिस। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में हम आप तक अपने वीडियोस पहुंचा पाएँ। ठीक है, शेयर करने से फ़ायदा ये होगा कि बहुत सारे लॉकडाउन पीरियड और बहुत सारे ऐसे रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स को हेल्प नहीं मिल पा रही है, उन तक वो हेल्प आए। तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, विभिन्न भौतिक राशियों के विमीय सूत्र। इसमें हमने कुछ 14 यानी 14 क्वांटिटीज़ को हमने पहले डिस्कस कर लिया था। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए लिंक में जा करके आप उनको देख सकते हैं। तो हम आगे फर्दर स्टार्ट कर रहे हैं आज उन बहुत कुछ और डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं कोण, एंगल। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। अगर इनका हम डायमेंशन लें, विमा लें, तो चाप क्या है? अपने आप में एक प्रकार की लंबाई है और इसके लिए हम क्या लेकर के चलेंगे? विमा L। त्रिज्या भी अपने आप में दूरी है, लंबाई है, इसके लिए भी क्या लेकर के चलेंगे? हम L। और L से L कैंसिल, तो इसको हम लिखेंगे L⁻0। 0 मतलब इसकी कोई भी विमा नहीं है, इसका मतलब तो हम कह सकते हैं कि अतः कोण एक विमाहीन राशि है। विमाहीन राशि है। तो अभी तक जो भी हमने क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं उसमें एंगल यानी कोण ऐसी अकेली राशि आई है विच इज़ डायमेंशनलेस, जिसकी अपनी कोई विमा नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें टॉपिक, तो ये है आपका कोणीय वेग। इसे हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। कोणीय वेग, साधारण वेग बराबर क्या होता है? साधारण वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। तो सिमिलरली उसी तरीके से यहाँ कोणीय वेग हम लेकर के चल रहे हैं। कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन, यानी विस्थापन की जगह क्या आ गया है स्टूडेंट्स यहाँ पर? कोणीय विस्थापन, और बटे समय या समय अंतराल। ठीक है, कोणीय विस्थापन एक्चुअल में क्या है? कोण केंद्र पर अंतरित कोण कितने समय में, वो नीचे लिया गया है। तो कोण के लिए अभी हमने देखा है कि इसकी अपनी कोई विमा नहीं है, तो कोण की जगह क्या लिखेंगे हम? L⁻0। और समय की क्या होती है? T। जब ये ऊपर जाएगी पावर तो ओनली T⁻⁻1। तो इसका मतलब कोणीय वेग की विमा क्या है? T-1। L⁻0 मीन सिंपल 1 और 1 का मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा में कोई महत्व नहीं। तो इसका मतलब है केवल विमीय सूत्र हो जाएगा T⁻⁻1। एक और डायमेंशन हम देखें जो कि है आवृत्ति। आवृत्ति बराबर क्या होता है? 1/आवर्तकाल। ठीक है, 1/आवर्तकाल। तो आवर्तकाल यानी समय, और समय की विमा होती है T। पावर ऊपर जाने पर नेगेटिव, तो T⁻⁻1। तो आप देख रहे हैं 16, 17 दोनों कोणीय वेग और आवृत्ति दोनों के विमीय सूत्र यानी विमाएं आपस में कैसी हैं? बराबर। कल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मोर देन वन फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन सेम हो सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल आया था कार्य, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, बल आघूर्ण, चारों की डायमेंशन एक थी। क्या थी? ml² T⁻²। तो उसी तरीके से और भी फिजिकल क्वांटिटीज़ के कॉम्बिनेशन हैं जिनकी सिमिलर डायमेंशन होती है। तो कोणीय वेग और आवृत्ति की विमाएं क्या आ रही हैं? सेम। इसके बाद हम देखें नेक्स्ट, जड़त्व आघूर्ण।
आई से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई बराबर होता है m इंटू आर स्क्वायर। ये हमारे लिए फ़िलहाल नई एक क्वांटिटी है। तो m जहाँ पर लिया गया है द्रव्यमान और r यहाँ पर ली गई है दूरी और उसका वर्ग। ठीक है, जब भी कोई वस्तु किसी निश्चित घूर्णन अक्ष के परितः परिक्रमण करती है तो किसी कण का हम जड़त्व आघूर्ण जब ज्ञात करते हैं तो ये सूत्र इस्तेमाल करते हैं, आई बराबर एम आर स्क्वायर। एम है उस कण का द्रव्यमान और आर है उसकी घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी हम लेकर के चलते हैं। तो अगर हम विमा लिखें तो द्रव्यमान के लिए क्या लेते हैं, एम, और दूरी के लिए क्या लेंगे हम, एल एंड स्क्वायर ऑफ दिस। तो डायमेंशन आ जाएगी आपकी m और l स्क्वायर। तो ये हो जाएगी जड़त्व आघूर्ण की विमा, I की विमा होगी, यानी जड़त्व आघूर्ण का विमेय सूत्र होगा ml स्क्वायर। ठीक है, कोणीय संवेग, इसको हम J या कहीं कहीं हम L से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू I ओमेगा। अभी हमने पढ़ा है I क्या है, जड़त्व आघूर्ण, और ओमेगा क्या लिया गया है, कोणीय वेग। यानी जड़त्व आघूर्ण और इनटू कोणीय वेग। ठीक है, जड़त्वाघूर्ण की विमा ऊपर जस्ट ली है, क्या होगी, एम एल स्क्वायर, और कोणीय वेग की विमा हमने ली है टी इनवर्स 1। कलेक्टिवली अगर हम लिखें तो विमा आएगी एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 1। ठीक है, तो सिंपलेस्ट तरीका इनको याद रखने का है कि फार्मूले लर्न किए जाएं, क्योंकि डिटेल्स में ये सब धीरे धीरे आगे हमारे चैप्टर्स में आएंगे। तो कोणीय वेग J या L इज इक्वल टू होता है आई ओमेगा। व्हाट इज आई, आई इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण, और ओमेगा लिया गया है एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग। तो L इज इक्वल टू या J इज इक्वल टू आई ओमेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई की डायमेंशन विमा रखी, फिर ओमेगा की रखी, एंड कलेक्टिवली ये आ जाती है कोणीय वेग। ठीक है, नेक्स्ट डायमेंशन लेकर के चलते हैं हम प्रतिबल। इसको समझने के लिए मान लीजिए हमारे पास ये कोई छड़ है जिसको एक सिरे पर हमने स्थिर लटकाया है, ए इसका लिया गया है अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। अगर इस पर हम F बल लगाएं, ठीक है, तो जैसे ही बल F लगाते हैं एक आंतरिक प्रतिक्रिया बल लगेगा। न्यूटन का गति विषयक नियम यही कहता है कि हर बल की एक बराबर प्रतिक्रिया होती है, तो दैट इज आंतरिक प्रतिक्रिया बल। ठीक है, तो किसी भी वस्तु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल लगने वाला जो आंतरिक प्रतिक्रिया बल है वो ही कहलाता है हमारा प्रतिबल। ठीक है, चूंकि F दोनों आपस में इक्वल हैं तो सिंपली हम बल ही लेकर के चल रहे हैं, और बल बटे क्षेत्रफल, ये क्या है, आंतरिक प्रतिक्रिया बल। ठीक है, तो बल के लिए कल ली थी हमने विमाएं, और स्टूडेंट्स से ये कहा था कि इन शुरू की जो 14 भौतिक राशियों की डायमेंशन है वो आपको लर्न यानी मेमोराइज भी होनी चाहिए। और अब आप देख रहे हैं कि उनको क्यों कहा गया था कि ये आपको डायरेक्ट भी लर्न होनी चाहिए, क्योंकि उनका हम लगातार इस्तेमाल करेंगे, निरंतर इस्तेमाल करेंगे, और अगर हर विमा में उनको हम निकालने का प्रयास करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय खर्च होगा, और जब हम इनका न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल करेंगे तो कई भौतिक राशियों की विमाएं एक ही न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होंगी। तो अगर सबको हम निकालने का वहाँ प्रयास करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो इसलिए इनिशियल डायमेंशंस हमें याद करनी पड़ेंगी, और उनकी हेल्प से कुछ और विमाएँ याद होंगी, तो वो हम धीरे धीरे प्रोसेस समझेंगे। तो बल की विमा थी हमारे पास, कल हमने ली थी ML T इनवर्स 2, और क्षेत्रफल की है L स्क्वायर। ठीक है, M नीचे एक ही जगह है तो L को खाली हमें देखना है। L की पावर ऊपर कितनी है, 1। 2 पावर ऊपर से नीचे जाएगी तो कितनी होगी, -2, तो कितनी पावर बचेगी, -1। इट मीन्स
एम एल इनवर्स 1 टी इनवर्स 2। चूँकि दाब का भी यही सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल, तो उसी के बराबर ये आ रही है डायमेंशन हमारी। तो दाब और प्रतिबल दोनों की विमाएँ कैसी हुई, आपस में बराबर हुई। ठीक है, तो नोट डाउन करिए साथ साथ। अब नेक्स्ट डायमेंशन हम लेकर के चलते हैं विकृति। विकृति होता है किसी भी भौतिक राशि में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को हम कहते हैं विकृति, यानी डेल्टा एल। डेल्टा एल है लंबाई में परिवर्तन, और एल है प्रारंभिक लंबाई। जब विमाएँ लेंगे तो लंबाई एल और प्रारंभिक लंबाई भी लंबाई है, तो इसकी भी एल। एल गेट्स कैंसिल, तो सिंपली आ जाएगा एल की पावर 0। तो जैसे कोण की आपकी विमाहीन राशि आई थी, उसी तरह विकृति भी विमाहीन है, इसकी भी कोई विमा नहीं है। अतः विकृति एक विमाहीन राशि है। यानी बहुत सारी ऐसी राशियां हो सकती हैं जिनकी अपनी कोई विमा नहीं होती, तो उन्हीं में है आपकी विकृति। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम लेकर के चल रहे हैं नेक्स्ट डायमेंशन, जो इन दोनों के ऊपर निर्भर करती है, जिसे हम कहते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। प्रत्यास्था गुणांक बराबर होता है प्रतिबल और बटे विकृति। ठीक है, जब हम विमाएँ लिखें, विमीय सूत्र ज्ञात करेंगे, तो प्रतिबल की विमा जो दाब की होती है एम एल इनवर्स 1 टी इनवर्स 2। देखिए, जो बेस हमने 14 डायमेंशंस ली हैं, अगर उनके समान कोई भी राशि की विमा है तो उसको पैरेलल साथ लेकर के हम याद करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारे याद रखने की वैरायटी बढ़ती चली जाए। क्योंकि बहुत सारी भौतिक राशियां हैं और सारों की सभी की डायमेंशन यानी विमेय सूत्र को याद रख पाना बहुत सरल नहीं है। तो अब हम प्रतिबल की विमा कैसे याद रख सकते हैं? सिंपली हम दाब की लर्न कर चुके हैं, तो दाब और प्रतिबल की सेम होती है, तो एम एल इनवर्स 1 टी इनवर्स 2। विकृति कैसी राशि है? विमाहीन, इट मीन्स एल 0। तो क्या आ गई राशि? एम एल विमा एम एल इनवर्स 1 टी इनवर्स 2। इसका मतलब है दाब, प्रतिबल, प्रत्यास्था गुणांक, इनकी विमाएँ कैसी हैं? बिल्कुल सिमिलर हैं। अब बात आ जाती है प्रत्यास्था गुणांक की। जो हमने यहाँ पढ़े हैं प्रतिबल और विकृति, एक्चुअल में ये तीन प्रकार के होते हैं। कि कौन कौन से हैं वो यहाँ डिस्कस अभी हम नहीं करेंगे, पूरा एक चैप्टर आएगा इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था, वहाँ हम इनको डिटेल में लेकर के चलेंगे। लेकिन यहाँ समझ लेना और सरल हो जाएगा हमारे लिए कि प्रतिबल और विकृति तीन प्रकार के होते हैं, और उसी आधार पर इनके अनुपात यानी प्रत्यास्था गुणांक भी कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। ठीक है, पहला कहलाता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। इसे y से हम रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर यंग्स मॉडुलस। ठीक है, वैज्ञानिक के नाम के ऊपर आधारित है, तो y से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे प्रकार का होता है आपका आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, दैट इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो इसे b से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरा होता है हमारा दृढ़ता गुणांक। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे n लिखते हैं उसी में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया, उसी की एक लेग थोड़ा लंबी होती है, एंड दैट इज कॉल्ड ईटा। ठीक है, तो ये नए नए कॉन्स्टेंट्स के रूप में या सिंबल आ रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा थोड़ा
मेमोराइज रखने की प्रयास करें, दैट इज़ कॉल्ड ईटा। तो चाहे आप कहीं यंग प्रत्यास्था गुणांक लें, आयतन प्रत्यास्था गुणांक लें, या कहीं आपको दृढ़ता गुणांक दिया गया होगा, सभी की विमाएँ क्या होंगी, बिल्कुल सिमिलर, ml इनवर्स 1 t इनवर्स 2 जो यहाँ ली गई है। तो वैरायटी प्रकार भले ही 3 प्रकार का है, लेकिन विमाएँ सबकी बराबर हैं, ml इनवर्स 1 t इनवर्स 2। तो कहीं पर क्वेश्चंस करते समय आपको दिया गया हो कि दृढ़ता गुणांक ईटा है, तो सिंपली उसका मतलब उसकी विमा प्रत्यास्था गुणांक यानी दाब के बराबर होगी। आयतन प्रत्यास्था गुणांक दाब के बराबर होगी। यंग प्रत्यास्था गुणांक वही विमा होगी जो दाब की होती है या प्रत्यास्था गुणांक की होती है। तो नोट डाउन करिएगा, इंपॉर्टेंट डायमेंशंस में आता है। इसके बाद कुछ और डायमेंशंस डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट डायमेंशन लेकर के चलते हैं हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको हम निकालेंगे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम ये कहता है कि किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। और जब अनुक्रमानुपाती का निशान हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लाते हैं हम कैपिटल जी। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से गुरुत्वाकर्षण बल F बराबर होता है ये, और जहां पर G कहलाता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और इसी की हम विमा लेना चाहते हैं, तो देयरफॉर कैपिटल G कैन बी रिटन एज FR² अपॉन M1 M2। तो G बराबर आ जाएगा FR² अपॉन M1 M2। तो इसलिए G की विमा बराबर, ठीक है, F क्या है, बल, और बल की विमा क्या होती है, ये शुरू की ही वही डायमेंशंस है जो लर्न करने के लिए आपको दी गई, बार बार इसीलिए ज़रूरत पड़ती है इनकी। तो बल की विमा हमने ली थी, विमीय सूत्र लिया था ml t इनवर्स 2, और R क्या है, दूरी। तो दूरी के लिए यानी लंबाई L और उसका दिया है स्क्वायर, M है द्रव्यमान M1 और M2 भी द्रव्यमान है, तो उनके लिए भी M। 1m गेट्स कैंसिल, यानी एक m की पावर m से कैंसिल हो जाएगी, तो केवल m ये ऊपर जाकर माइनस में कन्वर्ट होगा, तो m की पावर -1। एक l की पावर प्लस ये दो पावर यहाँ से आ रही हैं, इट मीन्स l की पावर 3 यानी l3, और t हमारे पास है -2। तो m इनवर्स 1 l3 t इनवर्स 2। तो कुछ डायमेंशंस हमने ये डिस्कस की हैं, तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, इनको हम किस तरीके से निकाल रहे हैं फार्मूलों की हेल्प से। जो आगे डायमेंशंस आ रही हैं, बाय प्रैक्टिस धीरे धीरे उनकी डायमेंशंस हमें मेमोराइज हो जाएंगी, बट हमें नीड नहीं है कि उनको क्रैम करें, हम रटें, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर है जो शुरू की 14 डायमेंशंस हैं उनको डायरेक्ट लर्न करिए, उनके फार्मूले भी बहुत फैमिलियर हैं हमारे लिए, पहले से उनको हम पढ़ते चले आए हैं। और देन आफ्टर बहुत सारी विमाएँ ऐसी हैं जो किसी दूसरी राशि के विमाओं के समान हैं, तो उनको कलेक्टिवली मिला करके हम लर्न करेंगे। बाकी डायमेंशंस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो आप इनको अच्छे से समझिए। कोई भी प्रॉब्लम है उसको कमेंट सेक्शन में शेयर करिए, उसको प्रॉब्लम को रिमूव किया जाएगा। तब तक के लिए थैंक्स स्टूडेंट्स।